प्रयास करता हूँ कि कुछ लिखता पढ़ता रहूँ, घर में रहूँ, लेकिन नहीं, ये ऐसा प्रवाह होता है कि गंगा की धार से भी ज़्यादा वो गंगोत्री तक चलती है, और ये तो यहीं बना देती हैं गंगोत्री। परम आदरणीय हमारे बोकन साहब बहुत पुराने, परिचित नहीं सुपरिचित हैं, अंतराल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आज आपको पा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। सुना है कवियों का हृदय हृदय नहीं होता, सहृदय होते हैं और तरल बड़े होते हैं। तो कौशिक जी बगल बैठे हुए हैं, तो मुझे भी तरावट आ रही है कि बड़ी देर से बैठा हूँ, और जहाँ कहीं कोई शिष्य बन जाता है और शिष्या बन जाती है, तो मैं सोचता हूँ अब तो मेरे लिए संकट हो ही गया। कितना सावधान रहूं, कितना आदर्श रहूं, लेकिन भगवान ने 3 गुणों से युक्त बनाया हुआ है, रज तम सत जो भी है, लेकिन तीनों गुण हैं। तो शिष्य के सामने तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आदर्श रूप ही होना चाहिए। इसलिए मैं सदा कहता हूँ, इनसे ही नहीं सबसे कहता हूँ कि मुझसे प्रश्न पूछिए, और जहाँ कहीं मैं नहीं बता पाऊँगा, समझूंगा आज मैं विद्यार्थी सफल हो गया, सोच के बताऊँगा, कहता हूँ। तो मैं भाग्यशाली हूँ कि आज इस परिवेश में मैं चाहता हूँ कि आप अपना नाम बता दें जो खड़े हुए हैं। देखिए ये संकेत हो गया, अब बिना नाम बताए बैठ जाइए, अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं देखता हूं कि यदि आपके चेहरे पर मुस्कान है और पूछने की कोई इच्छा है, तो पूछने वाली इच्छा तो मैं रोक लेता हूं, क्योंकि अब थोड़ी पद्धति बदल दिया मैंने। मैं सोचता हूं एक काल है, अपनी चर्चा के विषय में आ रहा हूं, एक काल या समय निर्धारित किया जा रहा है मन से कि अब मैं चर्चा करूंगा कुछ देर, वो लगभग 15 मिनट हो सकता है। उसके बाद आपका प्रश्न काल शुरू हो जाएगा। जितने प्रश्न हैं कागज पर नोट करते रहिए, पूरा प्रयास होगा कि वह प्रश्न उत्तर आपको मिले, और जो नोट करेगा समझ ले उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्थायित्व हो जाएगा। मन में नहीं, और दिल में बैठ जाएगा, बुद्धि में तो बैठेगा ही, और दिल में बैठा हुआ कभी विचलित तो नहीं होता। इसलिए मैं सीधे चलता हूं पहला खंड लेने, क्योंकि सावधान रहना पड़ता है। अंतिल जी ऐसी सक्रिय, सजग, तत्पर व्यक्तित्व जहां हो तो कुछ करना पड़ता है। तो मैंने सोचा है सबसे पहले हिंदी की तो चर्चा करेंगे, लेकिन हिंदी की चर्चा हम शुरू करेंगे नर्सरी प्राइमरी स्कूल से। उन बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, वो इस धरातल पर आप सीखेंगे। और वो शुरू होता है कहाँ से? ध्वनि से, वर्ण से। ये जब हमें पता लग जाएगा कि हिंदी की ध्वनियाँ क्या हैं, वर्ण क्या हैं, और ध्यान रहे आप भविष्य के निर्धारक हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जाएंगे, इसलिए ध्यान रखिए कि पढ़ते हुए भी आपको देखना है कि क्या ध्वनि और स्वर एक ही हैं, ध्वनि और व्यंजन एक ही हैं, क्या उसमें लिखे जाने वाले चिन्ह और वर्ण की संख्या एक ही होगी। ये सावधानी से ध्यान रखना है। तो चलते हैं पहला चरण लेने। दूसरे चरण में हम शब्दों की चर्चा करेंगे, जिसे कहते हैं वर्तनी, यानी शब्द कैसे शुद्ध लिखें। तो पहला चरण शुरू होता है, प्रश्न लिखते रहिएगा। तो मैं शुरू करता हूं पहला खंड, हिंदी का प्रारंभिक रूप। मुझे पता है आपकी बात बिल्कुल सही है, चलने दीजिए।
युग की धारा में बहिए। सर 1 मिनट, हम सामने बैठेंगे। अच्छा बच्चों देख लो, समय परिवर्तन हो गया है। कुछ कहने के पहले लोग सामने आ जाते हैं, अब सामना करना पड़ेगा मुझे। भाषा को जीवन से जोड़ते चलिए। जीवन से अलग भाषा है नहीं, और भाषा के बिना मनुष्य नहीं है। मन में बैठा लीजिए, ज्ञान और मनुष्य सब कुछ भाषा पर आधारित है। इसलिए जीवन से जोड़िए, समाज से जोड़िए, और मैं वही जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। कोई बात नहीं, यदि इतना प्रयास के बाद भी कागज तो फाड़ लिया लेकिन कलम नहीं हिलाए हैं तो कोई बात नहीं, चिंता न कीजिए, ऐसा होता है। तो फिर जिस पड़ोसी से आपकी सहेली है उसके पृष्ठ से ले लीजिएगा। अब चलते हैं सीधे शुरू करने। मैं यथार्थ जीवन जीना चाहता हूँ, इसलिए यदि ऐसा कोई भी हो, बिरला भी, तो कोई बात नहीं, चलेगा। ध्यान दीजिए कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी, जिसे कहते हैं लघुतम इकाई, वह ध्वनि होती है। भौतिक शास्त्र में अध्ययन करते हैं कि जब कोई दो वस्तु या दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो उसमें वायु में तरंग बनती है, और वो तरंग जब कानों में पहुंच जाती है तो उसे ध्वनि कहते हैं। लेकिन मानवीय भाषा में ले रहा हूं, अन्य भाषा नहीं। मनुष्य की भाषा कब उत्पन्न होती है, बैठाना है, जब मुख के दो अवयव आपस में टकराएं और फेफड़े से चली वायु बाहर आ जाए, तब वह ध्वनि मानी जाती है। आपको उदाहरण भी देना पड़ेगा, बताना है कि जब होंठ दोनों, एक नहीं, जब दोनों होंठ आपस में टकराते हैं और फेफड़े से चली वायु होंठों तक आएगी, होंठ बंद हुए हैं और खुलते हैं तो पा, फा, बा, भा बोल लेते हैं। इसी तरह अन्य ध्वनियों की भी प्रक्रिया है। आइए अब बैठाएं कि ध्वनि और वर्ण में कुछ अंतर है क्या। ये ध्यान रहे, प्रतियोगी परीक्षा तक के लिए बैठाए रखिएगा कि ध्वनि उच्चरित रूप है, और जब ये उच्चरित रूप लिपिबद्ध, यानी वो लिपि में लिख दिया जाता है, तब वो वर्ण होता है। ध्यान रहे, हमारी हिंदी भारतीय संस्कृति पर आधारित है, पूरी तरह संस्कृति पर गए। आप स्वर को बोलिए और स्वर को लिखिए तो स्वर ध्वनि और स्वर वर्ण दोनों एक तरह लिखा जाएगा। लेकिन व्यंजन आप बोलिए का हल्का सा कोशिश किया कि ओ ना आने पावे, लेकिन आएगा, उसके बिना बोल नहीं सकते। लेकिन यदि व्यंजन ध्वनि लिखनी है तो का के नीचे हलंत लगाना पड़ेगा। आप बाद में पूछिए क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि वह वर्ण बन चुका है। आप बोल नहीं रहे हैं, जब क लिख देंगे, हलंत नहीं लगाएंगे, इसका अर्थ है वर्ण। पहचान कैसे होगी कि वर्ण है। आपके सामने कक्षा 1 में या नर्सरी में जो पुस्तक होती है, ऊपर लिखा होता है वर्णमाला, उसमें हलंत नहीं लगाया जाता, लगा के गलत होगा। कई जो हैं +2 की किताब में भी हलंत लगा मिलेगा। सरस्वती मानक हिंदी व्याकरण पलट लीजिए ना,
नहीं, आप उसको भूल जाइए, लेकिन ध्यान रहे कि आपको वर्ण में हलंत नहीं लगाना है। तो अब अंतर पता लग गया कि स्वर ध्वनियों को लिखते हुए स्वर में कोई हलंत नहीं लगता, समान रूप है। यही तो हमारी संस्कृत की पहचान है कि हमें मातृशक्ति को शीर्ष पर रखा जाता है, आदर्श रूप में होता है। और जिस तरह भी प्रयोग होगी वही मूल होगी, वही प्रयोग में होगी, वही जीवन में होगी, वही कार्य क्षेत्र में होगी। ये हमारी संस्कृति की पहचान है स्वरों के आधार पर। दूसरी बात थोड़ी सी और बता दूं कि सारे स्वरों को पहले इसीलिए लिखा गया कि ये श्रेष्ठ रूप में हैं। ये मातृ संस्कृत के अनुसार सबसे पहले लिखा गया। अब आइए छोड़ दें, जब हम व्यंजन लिखते हैं तो उसमें अ अनिवार्य है, अ के बिना लिखा ही नहीं जा सकता, बोलने में अल्प भले ही है। आइए अब स्वर की बात की जाए थोड़ी सी, यानी स्वर ध्वनि या स्वर वर्ण या दोनों की चर्चा करते हैं साथ साथ। ध्यान दीजिए कि हमारी वर्णमाला जो लिखी हुई है आ से लेकर औ तक, अब प्रश्न आता है कि कितने स्वर हैं। तो कभी आज से 20 वर्ष पहले केवल 10 स्वर थे, लेकिन अब जो है 11 हो गए हैं। आपके मन में आ सकता है, ध्यान दीजिए गंभीर बात, कि पुस्तकों में प्रायः औ के बाद अंक अह विंदियां लगी हुई हैं, तो लगता है तो स्वर के साथ लिखा है, तो 11 क्यों कह रहे हैं? 13 होना चाहिए। लेकिन आप पक्के रहिए कि बाजार में जाने वाला हर व्यक्ति व्यापारी नहीं होता, खरीदार भी हो सकता है। तो किसी के साथ बैठा है, इसका अर्थ वह स्वर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो अनुस्वार लगा है, विंदी लगी हुई है, वह व्यंजन का प्रतीक है। जितने नासिक के व्यंजन आपके 5 हैं, अभी चर्चा करेंगे शब्दों में, इनका प्रयोग कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इन 5 वर्ग के नासिक के लिए है। जब वो नासिक के लिए है तो स्वर कैसे होगा? नहीं हो सकता है। अब आया विसर्ग, और एक और ध्यान दीजिएगा, एक चंद्र बिंदु भी लगाई जाती है हिंदी में, संस्कृत में नहीं। ध्यान रहे, मैं हिंदी व्याकरण की बात कर रहा हूं, संस्कृत की बात आएगी तो वहां भी सोचना पड़ेगा क्या। तो ध्यान रहे, ये चिन्ह जो चंद्र बिंदु है, अनुनासिक है, ये हिंदी में है, लेकिन स्वर के साथ रख रहे हैं, कहीं है भी नहीं। तो ध्यान दीजिए, पहले अनुनासिक देख लें। बहुत सुंदर चिन्ह है ये, चंद्र नीचे और बिंदी ऊपर है। क्यों ऐसा है? मन में बैठा लीजिए, क्योंकि इसमें नाक और मुंह दोनों से हवा अनिवार्य रूप से निकलेगी, अनुनासिक नहीं होगा इसके बिना। और जो चंद्र है वो क्या है? ये होंठ है, यानी मुंह से, और जो बिंदु है वो नाक है, यानी इन दोनों से हवा निकले तो अनुनासिक। इसीलिए कहा गया अनु माने छोटा, छोटी, ये बाद में, या थोड़ी, यानी थोड़ी हवा नाक से भी निकलेगी, मुंह से तो निकलनी है। तो कहने का अर्थ क्या है? ये आपका जो विशेष रूप है, ये ध्वनि गुण है, ध्वनि प्रवाह है, इसको हम स्वरों में नहीं रख सकते। तो मेरा कहने का अर्थ है बैठाना है। अब आइए एक विशेष बात, जहाँ विशेष है वहाँ लेंगे, फिर उसके बाद तो आप पढ़ते रहेंगे। एक बात है कि जो 11वां वर्ण स्वर का आया है वो बड़ा संकट का है। कुछ लोग कहते हैं रा पर ई की मात्रा लगा लीजिए, मैं गलत बोलूंगा, ध्यान रहे, स्वर गलत बोलूंगा, शुद्ध नहीं बोलूंगा। मैं कह रहा हूं, कहते हैं जो
उ के बाद आता है वो री, और जो रापई की मात्रा लगाते हैं दोनों समान उच्चरित हैं। बड़े बड़े विद्वान कहने लगे। लेकिन आप तैयार हो जाइए आज के बाद कि मैं शुद्ध बोल सकती हूं और दोनों अलग हैं, ये भी सिद्ध करूंगी। कैसे करेंगी आइए बताता हूं। इसी बोर्ड पर यदि मैं चाक से लिख दूं, बिना लिखे हुए आपको बिंब जाएगा। री लिख रहा हूं, रा पर ई की मात्रा लिखूंगा तो सही होगा ना री? हाँ, सही होगा। और ऋषि वाला यदि री लिख दूंगा तो वो भी आप समझ गई कि वो भी कैसा होगा। हो गया ना? अब अनपढ़ व्यक्ति को ला करके खड़ा कीजिए और कहिए कि दोनों एक हैं, तो कहेगा बिल्कुल नहीं, अलग हैं। तो भाषा के दो रूप होते हैं, एक दृश्य और एक श्रव्य। तो दृश्य रूप में आपने पहले सिद्ध कर दिया कि वो नहीं है, यानी वर्ण रूप में जब लिखा होगा तो नहीं है। अब प्रश्न है, वो उच्चारण की बात तो की जाए, वो भी तो पक्का हो जाए, नहीं तो री री रे तो अंतर क्या रहा? क्यों लें इसे? हम लिखेंगे ऋषि तो रापई की मात्रा लिख देंगे। नहीं जी, नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा। क्यों? शुद्ध उच्चारण। अब आइए पहले कहा जाए कि दिन किसे कहते हैं, तो ध्यान रहे पहले रात समझना जरूरी है। रात जान लिया तो दिन जान ही जाएंगे। अब कहेंगे सूर्य जब अस्त हो जाए तो थोड़ी देर बाद रात, सही बात आ गई, वो आपका उत्तर भी बिल्कुल, परिभाषा भी सही। ऐसे ही समझिए, यह जी रा पर ई की मात्रा लिखी है और लिख दिया बोर्ड पर। अब मुझसे ही प्रश्न कीजिए, सर इसे बोलिए, तो मैं कह रहा हूं री। वो आप कहिए ना जोर से बोलिए, तो मैं चालाक हूंगा तो कहूंगा री, है ना? चालाक हूं इसलिए कह रहा हूं री। फिर आप चतुर हैं इसलिए कहेंगे नहीं, आप शुद्ध बोलिए रा। क्यों? आप जानते हैं रा के बोलने पर जीव का नाम प्रकंपित है, कांपेगी जरूर, प्रकंपित ध्वनि है, ये मैंने पढ़ा है। इतना दिमाग में रट लेना कि बिना हिले नहीं बोल सकते। तब वैसे बोलिए ना, तब मैं क्या बोलूंगा सुनिए, रा रा रा, जोर से बोल रहा हूं। अब जीभ क्या कर रही है? ये करेगी। तो इस तरह करके और फिर ई की मात्रा आएगी जो ऋषि वाले में नहीं आ सकती, कंपन नहीं हो सकता। तो कैसे बोले सर बताइए ना। अब ध्यान दीजिए, अपनी जीभ को तो कह रहे हो हिलती खूब है, इसमें जीभ तलवे में जाकर चिपक जाएगी और उच्चारण कर दीजिए, बिल्कुल शुद्ध होगा। बोल के देख लीजिए, तलवे में चिपकाइए, दांतों से आपके मसूड़े से लेके पीछे तक चिपकी होगी और तब बोलेंगे ऋषि ऋषि, री हिल रही है, री आपने ताकत लगा के तो चिपका दिया ऊपर। अब कहां से वो हिलेगी? हिल ही नहीं सकती। अब आपका ये शुद्ध उच्चारण है। बच्चों, कई बार मैंने सोचा था, आज आपके यहां बोलने के लिए मैंने ये निर्णय लिया। ये बैठे हैं मोकन, जिन्होंने मुझे बार बार कहा और उसका प्रश्न मेरे दिमाग में चढ़ता, कुछ तो हल होगा। तो इसका ये हल है, इसलिए रा में रा जीभ हिलेगी, लेकिन उसमें तलवे में चली जाएगी और निश्चित रूप से उसका उच्चारण सटीक हो जाएगा। ऋषि बोलेंगे, ऋषि नहीं कभी बोलेंगे। कहने का अर्थ है शुद्ध उच्चारण के लिए रा है। आइए सुनते रहिए अगली बात। देखिए, बड़ी आलोचना होती है कि हिंदी की लेखन या वर्णमाला ठीक तो है, लेकिन ये मात्राएं बहुत खराब हैं। क्या खराब है जी बताइए? तो कहते हैं किसी की मात्रा दाहिने लगती है, किसी की बाएं लगती है, किसी की नीचे लगती है, किसी की ऊपर लगती है, किसी की दाहिने और ऊपर, किसी की आगे और ऊपर। ये बड़ा खतरनाक है। अच्छा जी, आप कह रहे हैं खतरनाक है, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि खतरनाक चीजें वैज्ञानिक भी हुआ करती हैं। यानी हम यहाँ से यदि दिल्ली जाना हो तो चलो चले जाएंगे, लेकिन बॉम्बे जाना हो और कहा जाए कि कार से जाओ, ट्रेन से जाओ, कितना समय लगेगा? वैज्ञानिक युग है। एयरपोर्ट पर जाइए, बैठिए, घंटे भर में आप बॉम्बे पहुँच गए। ये वैज्ञानिक है, उसकी वैज्ञानिकता देखिए, विशेषता देखिए, तब कहिए कि ये गलत है। आइए
एक एक करके कुछ को पहचान लिया जाए। देखिए बहुत स्पष्ट है, आ लिखिए दीर्घ, क्योंकि आ की मात्रा है ही नहीं, ह्रस्व आ की मात्रा नहीं है। अब क्यों नहीं है ध्यान रखना, क्योंकि उसके बिना व्यंजन बन नहीं सकता। हर व्यंजन में ह्रस्व अ जुड़ा हुआ होता है, इसलिए मात्रा क्यों। तो दीर्घ अ जिसे कहते हैं कौवे के उच्चारण के बराबर होता है, और ह्रस्व आ झपकाइए अपनी आंखों को, पलकों को, उतने समय लगेगा, चुटकी बजाइए उतने समय लगेगा, झटके से हो जाती है, लेकिन व्यवस्था होती है। प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, 50 तो बालिकाएं या बच्चे बैठे हैं, और मैडम कहती हैं बोलो बच्चों छोटा आ, सारे बच्चे चिल्लाते हैं छोटा आ, छोटा भी बोलेंगे क्योंकि मैडम बोल रही हैं। तो छोटा कहने के बाद यदि पूरे कम से कम 30 सेकंड उच्चारण करना है तो छोटा तो यह सदा रह जाएगा। इसलिए सावधान, आपको चुटकी बजाने का समय बोलना है। आ आ आ आ, आँख बंद कीजिए, दूसरों को चिढ़ाइए, आ बिल्कुल सही बोलेंगे। आइए अब चलते हैं दीर्घ आ की, कौवे की बोली के काँव 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 इतने उच्चारण होता है, उसको बोलिए आप। उसकी देखिए क्या लिखा हुआ है, आ लिखा है और उसमें दाहिनी ओर पाई लगी है। आ को हटा दिया तो पाई आपको तो मिल गई। कहाँ से ये गड़बड़ है, कुछ नहीं। आइए पहले पाई वाले को ही देखें। यदि आप ओ लिखिए तो ओ में से आ निकाल दीजिए तो जो कुछ बच रहा है वही तो मात्रा बनाई गई। आओ लिया गया, आ निकाला गया, वही बन गया, तो 11 में से 3 की बात तो हल हो गई। आगे चलते हैं। ऊ देखिए, ऊ कैसे लिखा जाता है, ऐसे करके 2 बार गोला बनता है। पहला गोला, दूसरा गोला बनता है। दूसरा गोला तो हमारी भारतीय संस्कृति है ना, ध्यान दीजिए। कहा जाता है अपने गुरु या बड़ों के सामने यदि बगल बैठना है तो बाईं ओर बैठिए। यही है हमारे यहाँ प्रथा कि छोटों को बाईं ओर बैठना चाहिए और बड़े दाहिनी ओर बैठाते हैं। तो जो छोटा ऊ है, ह्रस्व ऊ, उसको बाईं ओर झुका भी है, बाईं ओर झुकाएंगे भी। किसी की मात्रा में लगेगा, किसी वर्ण में लगेगा तो बाईं ओर लगा दिया, नीचे लगा दिया। अब दीर्घ ऊ, तो दीर्घ मतलब बड़ा है, बड़ा उसका भाई है या बड़े कुछ भी है, तो दाहिनी ओर घूमेगा। तो ऊपर वाली जो गुंडी है वो ले लेते हैं, उसमें से ले लिया तो इसका मतलब ऊ की मात्रा भी सटीक हो गई। अब ऊ के बाद री ध्वनि जो है, री जिसकी अभी चर्चा हुई, इसमें नीचे लगा हुआ है जैसा हुक सा, वही हुक ले लिया गया, तो कहाँ नया हुआ। अब केवल एक का आता है इकार का, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, इन दोनों की बात आती है। ध्यान दीजिए, दोनों को साथ रख के हमारा समाज चलता है। स्त्री और पुरुष के साथ, माता और पिता के साथ, दोनों के साथ चलता है और दोनों का निर्णय होता है। जब देखा गया कि दीर्घ ई जो है उसमें ऊपर लगा हुआ है, तो विचार किया गया ऊपर का ही चिंतन कर ले कैसा रहेगा। तो उन्होंने दीर्घ ई को लिया और सबसे पहले ह्रस्व ई की मात्रा बनाई। तो ई की जो मात्रा थी उसको तो बाईं ओर ले आए और एक पाई लगा दिया, ये ह्रस्व बन गई। अब जब वो बाईं ओर से दाईं ओर गया था तो दीर्घ होना है, तो उस पाई पर दाहिनी ओर से बाईं ओर लगा दिया, इसलिए उसकी भी व्यवस्था उनके चिन्हों के अनुरूप है। गांधी की टोपी गांधी से जब से बने थे, उसके बाद कोई भी वैसा लगाता है तो यही तो कहते हैं गांधी जी की टोपी है। आप जाइए ना पहाड़ पर, कश्मीर जाइए, यदि आपको टोपी मिल गई तो कहेंगे अच्छा आप कश्मीर गए थे या जम्मू गए थे, कहाँ गए थे, हिमाचल प्रदेश गए, टोपी लगी है ना। तो उसी तरह ये मात्राएं हमारी पहचान हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इन मात्राओं के आधार पर हमारी वर्णमाला है। अब प्रश्न उठता है कि मात्राओं की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये भी थोड़ा अंतिम क्षण है, चल रहे हैं मात्रा के। फिर मैंने कहा मात्राओं की आवश्यकता है। मैंने कहा है कि व्यंजनों का कोई रूप नहीं होता है, एक ही रूप होगा। काट दोगे तो आधा हो जाएगा, ये
पुरुष प्रतीक हैं, लेकिन महिलाएं मातृशक्ति के समान हैं। यदि वह मूल रूप में हैं तो हैं, यदि नहीं हैं तो उनका बिंब होता है। माँ सदा नहीं रहती बच्चों के साथ, जब नहीं रहती तब भी मातृशक्ति उसके अंदर है कहते हैं। तो कहने का अर्थ है वो प्रतीक रूप में हमारी सांस्कारिक प्रक्रिया है। लेकिन भाषा वैज्ञानिक तथ्य क्या है? वह लिपि सबसे श्रेष्ठ होगी जिसके लिखने में कम समय, कम शक्ति और कम जो है खर्च हो। तो हम लगाते नहीं हैं, लेकिन स्थान कम लगता है, ताकत कम लगती है और उसके बाद खर्च कम होता है और बात की बात पूरी होती है। एक हल्की सी तुलना कर लीजिए, अपने आप बात बन जाएगी। आप रोमन लिपि है, ध्यान रहे हम तुलना केवल कर रहे हैं, उसकी कमी नहीं कह रहे हैं। रोमन में कोई मात्रा नहीं है, ए ई आई ओ यू स्कैटर्ड जगह जगह हैं। माना यदि लिखना हो कमल तो लिखेंगे KAMAL। आप ऐसे चिंतनशील कहेंगे, ये बताइए का के बाद ए लिखा, माँ के बाद लिखा, ला के बाद ये क्यों नहीं लिखा? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो लिखा हुआ है, बोल थोड़े रहे हैं। तो मजबूर होके उन्हें वहाँ भी ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने तर्क दे दिया। अब देखिए, आपने किसी में मात्रा नहीं लगाई और कमल आपका लिख उठा, क्योंकि सबके साथ आकार है, आ जुड़ा हुआ है। तो कम समय, कम स्थान, कम ताकत, सब कुछ लगा और आपका लिखना स्पष्ट है। कितना स्पष्ट है? अब ध्यान दीजिए, एक मात्रा ले लीजिए, कोई माना आ की मात्रा ले ली, दीर्घ अ। अब लिखना है आपको कामल, का पे आ की मात्रा लिख दिया और पढ़ लिया। किसी से पढ़ा दो, सब पढ़ेंगे कामल। नहीं जी, कबीर का बेटा था, सुना है कमाल। तो कमाल लिखना है तो का माँ पे आकी मात्रा लगाई ला। किसी से कहिए, वो पढ़ देगा, कहेगा हाँ कमाल ही है, सारे कमाल पढ़ेंगे। नहीं, अगले का नाम था कमला, आकी मात्रा लगाया, ये भी पढ़ लिया। यानी इस तरह 8 शब्द बन सकते हैं। दो दो को जोड़े बनाते रहिए, कामल, कामाल, फिर लिखिए कामाला, फिर लिखिए कामला, फिर तीनों में लगा दीजिए, 8 शब्द बन गए। अब रोमन में कहिए कोई 2 को तो लिख दीजिए ना, इनमें से किन्हीं 2 को लिख दीजिए और छोड़िए 8 की बात। तो बताइए किसमें शक्ति नजर आएगी? नागरी और हिंदी की वर्णमाला में लगेगी। इनकी मात्राओं में शक्ति दिखाई देती है। तो कहने करते वैज्ञानिक भी हैं, अभिव्यक्ति के लिए सशक्त भी हैं, श्रेष्ठ हैं। तो ये आपकी वर्णमाला या ध्वनि और वर्ण। अब गिनती भी कर ली जाए, क्योंकि वो रह गई आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, प्रतियोगी परीक्षा। यदि आपसे कहा जाए कि बताइए वर्णमाला में कितने चिन्ह हैं, ज़्यादातर यही आता है वर्णमाला में, तो ध्यान रखिएगा आप मात्राओं की गिनती नहीं कर सकते। मात्राएं उसकी हैं, तो इसलिए 11 के 11 ही रखेंगे, ध्यान रहे। अब आगे चलेंगे, आप व्यंजन को गिनेंगे। व्यंजन गिनेंगे 5 वर्ग, 5 5 के 25 और 2 अंतस्थ और ऊष्म 4 4 के 2 जोड़े हैं, तो 8 वो हुए, 25 8 33। 33 ये हुए, 11 वो हुए। अब आपकी संख्या कितनी पहुंच गई? 33 और 11 44, बिल्कुल सही, 44 पहुंच गए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि याद हो जाए कि ये 44 संख्या मूल है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद भी आपको बैठाना कि ये मूल वर्ण है। लेकिन यदि कहा जाए कि आपकी वर्णमाला में, तो ध्यान रहे 4 संयुक्त, तो पहले 3 किए गए थे, अब 4 कर दिए गए संयुक्त वर्ण। वो है क्ष, त्र, ज और श्रा, ये 4 वर्ण। हल्का सा ये बैठा लीजिए कि ये क्यों हैं। क्योंकि इनकी रचना जो है वो विशिष्ट हो जाती है, पहचान खो देते हैं कि इनमें क्या क्या चिन्ह जुड़े हुए हैं। इसलिए ऐसा है, यदि आप लिखते हैं रक्त तो आधा का ता दोनों बताते हैं कि इसमें आधा का है, इसमें ता है।
लेकिन त्रा लिखने में रा तो नज़र ही नहीं आता, कहाँ चला गया, उसके अंदर चला गया। और ता जो घूमा हुआ था वो भी सीधा चला गया। या भी उसी तरह से हो रहा है कि उसमें यहाँ का नज़र ही नहीं आ रहा है। तो कहने का अर्थ है कि इनकी स्वरूप विशेषता से कि इसको हम पहचान पाएँ, क्योंकि ये केवल आपके ही लिए नहीं और हिंदी भाषी या हिंदीतर लोगों के लिए भी है, कि उनको भी समझ में आए कि इसे हमें याद करना है। तो कहने का अर्थ है, लेकिन यदि कहा जाए चिन्ह, तो ध्यान रहे आपको हिंदी के चिन्हों में बताना पड़ेगा मात्राएं भी जुड़ेंगी, यानी 10-11 स्वर हैं तो 11 मात्राएं भी जुड़ेंगी। शेष वहाँ तो ज्यों का त्यों रहेगा, ये मस्तिष्क में रहे। अंतिम बात ये कहना है इस प्रसंग में कि यदि आए चिन्ह तो चिन्ह की संख्या पूरी बता करके, क्योंकि आपको अंक लेना है, कंपटीशन में है, ब्रैकेट में ज़रूर लिख दीजिए कि अंक इतने हैं, मात्राएं इतनी हैं। उससे ऑप्शन आपने दे दिया परीक्षक को कि जितना पूछ रहे उससे मैं ज़्यादा जानती हूँ। तो ये पहला खंड मैंने पूरा किया कि जिसमें आपके ध्वनियाँ और वर्ण वो लगभग पूरे हुए। अब प्रश्न कहीं मन में आता है तो प्रश्न काल समझिए, वो प्रश्न अवश्य कीजिए। कोई भी प्रश्न ऐसा लगता है इस ध्वनि का, इस वर्ण का, यहाँ तक चर्चा की जाए। कहीं सही है, फाइनल है। आगे का भी नहीं पड़ गया, पूछना है नहीं पूछेंगे कि 3 ध्वनियां जो जुड़ी है नहीं, उनके बारे में नहीं पूछेंगे। सबने 35 बताई ना, 36 ही पढ़ा देंगे आजकल। सबकी किताब में पहले पेज में 3 ध्वनियां जुड़ गई है ना, तो तुम्हारे मन में प्रश्न नहीं आए कि पूछे नहीं पूछे, सब वो भी बता दीजिए। चलिए व्यंजन की ओर चलते हैं। ये आया संस्कृत से जो अलग ध्वनि मैंने संकेत किया, एक तो अनुनासिक या जो मैंने संकेत किया था चंद्र बिंदु, वो वहाँ नहीं है। इसी तरह से अभी जैसे आया कि टवर्ग में आपके यहाँ टा ठा डा ढ णा है। एक तो मैं आपका संकेत कि जो ड है वो हिंदी में नीचे बिंदी लगाई जाती है, अभी उच्चारण नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जो ढा टा ठा ढ है उसके नीचे भी बिंदी लगाई जाती है। तो कैसे उच्चारण शुद्ध करें और याद हो जाए? तो याद करने का तरीका है कि यदि आपको रास्ता भूलता है तो कम से कम जो उस गली का है उसको साथ ले जाओ ना, अपने आप रुकेगा, फिर रुक जाओगे। तो क्या तरीका है? अंग्रेजी का शब्द है रोड, रोड, बिंदी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? आप पढ़ो ना, टा ठा डा रोड, टा ठा डा रोड, यानी जो क्रम से पढ़ रहे थे वही है, इसलिए बिंदी नहीं लगेगी। लेकिन उसी की हिंदी है सड़क। अब देखिए, यदि आप टाठा डा की तरह पढ़ोगे तो आएगा सड़क, सड़क, टाठा डा सड़क। कहेंगे पागल है, इसको कुछ नहीं आता, ये तो सड़क है ड़ा। इसी तरह से वहां भी बैठाना है, क्रम से चलिए, टा ठा डा ढा एकदम है। कोई शब्द ऐसा चुनिए जो शुरू में आ रहा हो, ढपली, टा ठा डा ढपली, शुरू में देखना, ज्यादातर शुरू में आएगा। टा ठा डा ढ, टा ठा डा ढपली, ढक्कन, ढकना, ढ आ गया। अच्छा, तो बीच में क्या? अरे अब बीच में कोई शब्द बोलो ना, पढ़ना, पढ़ना, पढ़। अब यदि गलत बोलो तो टा ठा डा ढा, तो पढ़ना, पढ़ना कहेंगे, फिर नहीं आता, पढ़ना नहीं पढ़ना। तो वो है ड़ा, ये है ढ़ा।
कैसे? इसमें जीभ आपकी ऊपर जाती है और ढप से नीचे कूद जाती है। जैसे तालाब के पास जाओ, मेढक बैठा हो, आपकी आहट पाता है तो छलांग लगा के डब से गिर जाता, यही आवाज़ उसमें आएगी। तो इसे कहते हैं उत्क्षिप्त। तो याद रहे तो ध्यान रहे, उत माने उछलना, क्षिप्त माने गिरना, इसलिए उसका नाम रखा उत्क्षिप्त मूर्धन ध्वनियाँ या वर्ण। तो कहने का अर्थ है ये यहाँ है। अब एक चीज़ और जुड़ जाता है, कभी कभी सिद्धांत में कहते हैं जोड़ लो, कभी नहीं। हरियाणवी का बालक शब्द हरियाणवी में ज़्यादातर, अब मैं हर क्षेत्र को नहीं कह रहा हूँ, पलवल नहीं जा रहा हूँ, लेकिन केंद्रीय हरियाणवी में कहा जाता है बालक। बालक जैसे बालक, तो बालक तो नहीं है, वो अड़ा है, ये कैसे बोले? तो ध्यान रहे इसके बोलने के लिए क्या करना है। ला के लिए जीभ ले जाइए और वो ऊपर तलवे तक पहुंचेगी, औड़ा बोल दीजिए, वाड़क ड़क ड़ा। ला के लिए तैयार किया, लेकिन बोलना आपको डा ड़ा ढड़ा। तो बाड़क बाड़क, और लिखने के लिए 8 जो अंग्रेजी का है 8, उसको उल्टा कर दीजिए, ऐसे लिखिए और ऊपर चढ़ा दीजिए। तो ये भी एक अतिरिक्त चिन्ह सामने आया। अब चूंकि वर्णमाला की बात आई है तो अंतिम में एक और जुड़ गया। मैंने कहा है प्रश्न एक भी आएगा तो जुड़ जाता है। अब आपके सामने प्रश्न सबसे बड़ा गंभीर है। दावे से किसी से कह लो, कहता हो कि मुझे बहुत आती है, क्या हिंदी? अब मैं तो 1 महीने में PhD कर सकती हूँ। तो कह दो भाई साहब, बहन जी, दीदी, जो भी कहो, सिस्टर, मैं का से 4 वर्णों का उच्चारण कर रही हूँ, 5वें आप कर दीजिए। ध्यान से बैठाइए और कहिए क ख ग घ, बोलो ना। अब क्या बोलोगे वो अंदाज करो, लेकिन बैठा लो कि पता नहीं कोई डाना खाली कहेगा, कोई डाना पता नहीं क्या कहेगा, कोई उड़ाना कहेगा, कुछ कहेगा, लेकिन है क्या उच्चारण। सबसे पहले प्रश्न आता है कि हम बोल क्यों नहीं पाते। ये सोचिए, बोल इसलिए नहीं पाते कि इसका कभी भी न तो आगे प्रयोग होगा, न पीछे प्रयोग होगा, न बीच में पूरा प्रयोग होगा। पूरा कहीं नहीं, आधा प्रयोग होगा तो अभी बीच में, यानी आगे पीछे प्रयोग है ही नहीं शब्द में, और बीच में भी पूरा नहीं, केवल आधा होता है। लेकिन आधा भी कहाँ, हम उसको बिंदी बना देते हैं। जैसे कोई औरत हो और बुर्का पहने हो लंबा चौड़ा, कहो पहचानो न कौन है, कैसे पहचान होगी? तो बिंदी हो गई। 5 के लिए हमने अनुस्वार जोड़ दिया है इसलिए, लेकिन पहचान तो होगी, अंदर है तो कोई बात नहीं, होगी। कैसे पहचाने, ध्यान दीजिए। आज नए ढंग से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले कोई और पद्धति थी। जब आपको बोलना है तो पहले आप कीजिए क्या, ध्यान दीजिए। ये कवर्ग का व्यंजन है। कवर्ग माने यहाँ से, कंठ के पास से। तो कहना करना क्या है, आपको क ख ग बोलिए, मन में बोलिएगा। और सभी के लिए संकेत है, नहीं तो ये एक दुर्लभ चीज़ है, ये सीख गए समझ लो, बहुत सीखा। यदि आपको बोलना है तो तैयार होइए क ख ग घ, और उसके बाद मन में बैठा लीजिए कि हमें जोड़ना है। तो कैसे, जीभ को तलवे में चिपकाइए, चिपकाया, अब बोलिए, क्या जो मर्जी बोलिए। क ख ग घ क ख ग घ, लगे कि दर्द हो रहा है। का खा गा गा जीभ तलवे में चिपकेगी और जो आवाज निकलेगी वो हो। पहले बताता था, न बोल पाओ तो मुक्की बांधो और बगल मारो, जो सिस्टम लगे उससे। अब अगला प्रश्न आता है, एक और साथ साथ जोड़ लीजिए, चवर्ग का 5वां। पहले उसके लिए भी अलग रास्ता अपनाता था, आज फिर दूसरा रास्ता अपनाया। क्या करूं? ध्यान रहे, चवर्ग का जो 5वां है तो चवर्ग का ही तो है, पक्का है चवर्ग का है। तो चवर्ग के उच्चारण में आपकी जीभ करती क्या है, ताल में जाके चिपकती है। बोल के देख लीजिए, चा छा जा झा, हर बार जाती है, तो इसमें भी जाएगी। इसलिए जीभ पहले ऊपर चिपकाइए, हवा निकाल दीजिए। चा छा जा झा न्या न्या न्या,
चा छा जा झा न्या चिपका दिया, न्या न्या। कोशिश कीजिए, उच्चारण अपने आप हो जाएगा। जो बहुत कठिन सा हो रहा है वो भी सरल हो जाएगा।